जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं दिनेश कुमार यादव आपको अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गायत्री कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज का जो हम लोग का टॉपिक है साइंस का जो चैप्टर नंबर 1 है, जो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का है, हम लोग पूरे चैप्टर को कवर करने वाले हैं, जो कि मैट्रिक एग्जाम में आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे भाई। तो मैं आप लोगों के लिए, मेरे बच्चों, आप लोगों के लिए मैं ये पूरे टॉपिकों को लेकर आया हूँ। और आप लोग यहाँ से कम मैं बोलूँ तो यहाँ से आप लोग दो से तीन क्वेश्चन आप लोग का पक्का फंसने वाला है। ठीक है, तो आप लोग इस क्लास को बहुत अच्छे से कीजिएगा। देखिए, ये एक क्लास सिर्फ आप लोगों के पूरे कवर चैप्टर को, प्रकाश को कवर कर लेगा। आप लोगों के पास बहुत कम समय है, तो मैं चाह रहा हूं कि जो मेरे बच्चे हैं वो कम से कम समय में सभी क्लासों को कवर कर ले और फिर से पुनः रिवाइज कर ले। तो मैं आप लोग का इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ पूरे क्लास को, अगर बात करते हैं पूरे क्लास में, सिर्फ आपको रिवाइज करवाने का प्रयास करूंगा। और आप सिर्फ देखते रहे, आपको हर एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सिर्फ आपको देखना है, आप बस क्लास को देखते रहिए और सुनते रहिए। और उसके बाद में जब चैप्टर क्लास बंद हो जाएगा तो मेरे भाई एक बार आप उसको थोड़ा सा रिलाई स्कैन टेक्निक का प्रयोग करके आप इसको सीख सकते हैं। यानी स्कैन टेक्निक का इस्तेमाल कीजिएगा। और स्कैन टेक्निक क्या होता है, जैसे ही हम क्लास में बोलेंगे, कोई भी चीज टॉपिक बोलेंगे, जैसे प्रकाश का परिवर्तन हो गया, प्रकाश हो गया, दर्पण हो गया, दर्पण के प्रकार हो गया, इस सब टॉपिकों को मैं एक बार बोलूंगा, पुनः आप अपनी आंखों को बंद करेंगे और दोबारा उसी को मतलब फिर से सोचेंगे, इमेज करेंगे, आपको टॉपिक पूरे के पूरे याद हो जाएगा। इसको बोलते हैं स्कैन थेरेपी। तो मेरे भाई इसका भी इस्तेमाल करके देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि मेरे भाई इस जो ये क्लास है आप लोगों के लिए, इतनी क्लास इसमें अभी आप लोगों के बीच करवा रहा हूँ, ये सिर्फ प्रकाश चैप्टर का है, प्रकाश का परिवर्तन चैप्टर का है। पूरा प्रकाश चैप्टर आप लोग का इसमें कवर हो जाएगा। यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं, 2 नंबर वाला पक्का आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को पक्का मिलेगा, इतना प्रॉमिस कर रहे हैं। तो मेरे भाई आप लोग अच्छे से बने रहें और क्लास को अगर आप देखते रहेंगे तो आपको हर एक टॉपिक क्लास में ही याद हो जाएगा, इतना कोशिश है मेरा। पहले से ही लिख चुका हूँ ताकि हम लोग का टाइम वेस्ट ना हो। तो देखिए, सबसे पहले नंबर हम लोग का यहाँ से जो लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, प्रकाश का परिवर्तन। यहाँ से मैं आप लोगों के 6 से 7 टॉपिकों को मैं लेकर आया हूँ। यहाँ से हो गया 4 टॉपिक, तो इसका नाम हो जाएगा 5। ये 5वां टॉपिक आपका हो जाएगा। उसके बाद में ये हो जाएगा आपका 6ठा, ये 6ठवां है। और यहाँ से आप लोग का एक टॉपिक निकल के आ जाएगा आवर्धन सा। ये 7 टॉपिक है। मैं आप लोगों के 7 टॉपिकों के माध्यम से मैं हर एक ये क्लास को आपको इस प्रकार से करना चाहता हूँ कि मेरे भाई पूरा कवर हो जाए आप लोगों के बीच। आप लोगों के बीच सिर्फ और सिर्फ अगर बात करें 25 से टाइम बचा हुआ है एग्जाम तक से, ठीक है ना। अभी तक मैं बात कर रहा हूँ कि आप लोगों के पास 25 दिन टाइम बचा हुआ, तो 25 दिनों में आप पूरे चैप्टरों को आपका कीजिए ना, रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। पूरे मेन जो क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में उसको आप देखिए। तो मेरा प्रयास है कि मैं हर क्लास को, आप लोगों के हर एक चैप्टर को मैं मेन जो क्लास है वो मैं आप लोगों को अपलोड कर दूं मेरे भाई, और आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले नंबर हम लोग देखते हैं प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश का परिवर्तन, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले प्रकाश को बात समझते हैं। प्रकाश क्या है, यहाँ से ये वाला ये टॉपिक प्रकाश। तो प्रकाश देखिए, एक प्रकाश प्रकाश निम्न में से क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। और प्रकाश का डिफिनेशन अगर बात करते हैं, प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारण है जिससे किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं, किसी भी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है उसको हम बोलते हैं प्रकाश बोलते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। और यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा प्रकाश का परिवर्तन। और बात करें निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, एक क्वेश्चन आपको। और यहाँ से देखेंगे प्रकाश का जो टॉपिक हम लोग का है प्रकाश का परिवर्तन, तो प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं, तो आपको यहां से एक ये पक्का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहां से आप देखिएगा, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आए तो इसे प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। अब से पूछा जाएगा प्रकाश का परिवर्तन क्या है, तो आप इसको इमेज कीजिए। प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं, तो जब यहां से देखेंगे प्रकाश के परिवर्तन कैसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से, मान लीजिए कोई प्रकाश की किरणें हैं किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में अपने नियमानुसार लौट आती है, तो उसे बोलते हैं प्रकाश का परिवर्तन बोलते हैं। फिर से एक बार इमेज कीजिए, जब प्रकाश की किरणें, इसको याद करना है, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराती है, देखिए जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आए तो उसे प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराती है। तो मान लीजिए मेरा ये सतह हो गया, और जब प्रकाश की किरणें यहां से आएगी और पुनः टकराने के बाद इसी माध्यम में लौट जाएगी तो इसको बोलते हैं प्रकाश का परिवर्तन बोलते हैं। जब पूछेगा क्वेश्चन प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं, तो आपको बस सिंपल भाषा में इतना बोलना है, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे बोलते हैं प्रकाश का परिवर्तन बोलते हैं। आपको यहां तक याद हो गया होगा, ठीक है।
अब यहाँ से क्वेश्चन उठेगा, प्रकाश के परिवर्तन के नियम कितने होते हैं? प्रकाश के परिवर्तन के नियम कितने होते हैं? तो प्रकाश का परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश का परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। तो आप यहाँ से देखेंगे, मान लीजिए आप लोग कहते हैं यहाँ बहुत जगह तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आपका एक सतह है, ठीक है ना, ये आपका एक सतह है और ये सतह है, और यहाँ से कोई प्रकाश की किरणें इस पर आई और आने के बाद यहाँ से पुनः लौट गई, तो इसे ही हम लोग बोलते हैं प्रकाश के परिवर्तन का नियम। और इस बिंदु पर पड़ने के बाद जो ये देख रहे हैं ना, ये वाला टॉपिक इस तरीके से, ये होता है अभिलंब। ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से कोई जब ये एक सतह है, ठीक है, ये एक सतह है और ये सतह है, और सतह पर प्रकाश की जब किरणें आती है यहाँ से, आने के बाद इस बिंदु पर टकराती है और इस बिंदु से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इसको बोलते हैं प्रकाश का परिवर्तन के नियम। ये आपका अभिलंब है। अब यहाँ से इस जो किरण आई है इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं आपतित किरण। इसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। इसको आपतित किरण बोलते हैं। और यहाँ से आपतित किरण हो गया, इसको क्या बोलेंगे इस किरण को? तो आपको बोलना है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण इसको बोलना है, परावर्तित किरण इसको आप बोलेंगे परावर्तित किरण। ये आपका हो गया परावर्तित किरण। अब ये परावर्तित किरण हो गया, और ये क्या होता है? तो ये होता है अभिलंब। ये क्या होता है? अभिलंब। तो इस प्रकार से आपको ये भी टॉपिक समझ में आ गया। तो प्रकाश के परिवर्तन के नियम क्या होता है? तो प्रकाश का परिवर्तन के नियम 2 ठो है, आपको याद रखना है। प्रकाश के परिवर्तन कितने नियम होते हैं? 2 ठो होता है। कौन कौन? तो आपको बोलना है, पहला नियम, जब आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों के तीनों एक ही तल में होता है। आपको यहाँ से बोलना है, इसका जो पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों के तीनों एक ही तल में होता है। ये आपका एक नियम हो गया। दूसरा नंबर ये है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण होता है। साइन आई बराबर क्या होता है? साइन आर होता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, और यहाँ से आप लगा सकते हैं कि अभिलंब और आपतित किरणों के बीच को हम लोग क्या बोलते हैं? आई, साइन आई, जया आई, और इसको क्या बोलते हैं? इसको आर बोलते हैं, जया आर बोलते हैं। साइन बराबर क्या हो जाएगा? आर बराबर हो गया। आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, अभिलंब क्या होता है? एक ही तल में होता है, ठीक है। और जहां पर आपतित किरणें आती हुई प्रतीत होती है जिस सतह पर, इसको ही हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। क्लियर हो रहा होगा? आपतन बिंदु बोलते हैं। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा तो आप यहां से बता सकते हैं प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश का परिवर्तन आप याद कर लिए होंगे, धीरे धीरे बोलेंगे। जब कोई किरण, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर टकराती है, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर टकराती है और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो उसे प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। और प्रकाश का परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश का परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। कौन कौन? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों के तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नंबर बात करें, आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण होता है। तो आपसे यहां से क्वेश्चन पूछेगा, प्रकाश का परिवर्तन का नियम किसे कहते हैं और ये कितने होते हैं? तो आप 2 नंबर में क्वेश्चन को आराम से लिख सकते हैं, मैं इतना समझ चुका हूं। अगला नंबर आप लोगों से पूछेगा प्रकाश का परिवर्तन का नियम। यहां से पूछेगा प्रकाश का परिवर्तन का नियम, तो आप लोग यहां से बोलेंगे, जब प्रकाश की किरणें समतल दर्पण के सतह पर पड़ती है तो पड़ने के बाद पुनः नियम अनुसार उसी माध्यम में लौट जाती है, इसे ही प्रकाश का परिवर्तन का नियम कहते हैं। प्रकाश का परिवर्तन का नियम हो गया, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है तो उसे प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। और प्रकाश का परिवर्तन का नियम, जब प्रकाश की किरणें किसी समतल दर्पण के सतह पर पड़ती है, जब प्रकाश की किरणें किसी समतल दर्पण के सतह पर पड़ती है और उस पर पड़ने के बाद उसके नियमानुसार वो पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इसको बोलते हैं प्रकाश का परिवर्तन का नियम कहते हैं। प्रकाश का परिवर्तन के नियम कितने होते हैं? तो प्रकाश का परिवर्तन के नियम 2 होते हैं। एक का नाम होता है, अगर बात करें, एक का नाम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, सभी के सभी एक ही तल में होते हैं। दूसरा नंबर आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो इतना आप याद कर लिए होंगे। अगला टॉपिक जो हम लोग का आएगा वो आएगा दर्पण। दर्पण किसे कहते हैं? तो देखिए, दर्पण की बात करें तो दर्पण को 3 भागों में बांटा गया है, मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। एक के नाम होता है समतल दर्पण, दूसरा का नाम होता है गोलीय दर्पण और तीसरा का नाम होता है परवलयिक दर्पण। तो हम लोग का 10 क्लास में सिर्फ हम लोग का इतना पढ़ना है, परवलयिक दर्पण के बारे में हम लोग बात, गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ा गया। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो गोलीय दर्पण एक किसी ठोस गोले का एक भाग होता है और उसका एक पार्ट का होता है रजित होता है, यानी उस पर कलर किया हुआ रहता है, यानी उस पर बात कर रजित किया होता है, यानी मतलब एक पार्ट जो होता है लेप लगा रहता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण कितने भागों में टूटा है? तो गोलीय दर्पण को 2 भागों में टूटा गया है। एक का नाम अवतल दर्पण और दूसरा का नाम क्या होता है? उत्तल दर्पण। तो यहां से क्वेश्चन आएगा कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं।
तो अवतल दर्पण जब पूछेगा तो अवतल दर्पण का डिफिनेशन आपको आनी चाहिए और उत्तल दर्पण का डिफिनेशन आना चाहिए। फिर इसके बाद दोनों में अंतर पूछ देगा आपको, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर को समझाएं। तीसरा नंबर ये भी पूछ सकता है कि अवतल और उत्तल का उपयोगों को लिखे। तो यहां से क्वेश्चन आप लोग का पक्का पूछने वाला है, इसलिए मैं अपने क्लास में लेकर आ रहा हूं, तो आप लोग सुनते रहिएगा ध्यान से। बात करें गोलीय दर्पण, आपसे पूछेगा दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे कितने, 3 प्रकार के। कौन कौन, मुख्यतः 3 प्रकार के आप दर्पण बताएंगे। एक के नाम हो जाएगा समतल दर्पण, दूसरा का नाम हो जाएगा क्या, गोलीय दर्पण, तीसरा का नाम क्या होगा, परवलयिक दर्पण। ठीक है, अब ये दर्पण का प्रकार हो गया, लेकिन उसमें ही हम लोग क्लास 10 में पढ़ते होंगे तो समतल दर्पण अलग हो गया और गोलीय दर्पण को 2 भागों में बांट दिया गया। मुख्यतः उसको 2 प्रकार के बांट दिया गया। एक के नाम होता है कौन सा, अवतल दर्पण, दूसरा के नाम क्या होता है, उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में आप अंतर भी बताएंगे और अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, ये भी आपको बताना है। तो सबसे पहले नंबर अवतल दर्पण क्या होता है, तो यहां से उठाना है क्वेश्चन, वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह, आप याद कीजिएगा, वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक की सतह अंदर की ओर होती है, अंदर की ओर होती है, उससे क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं। फिर से समझेंगे, अवतल दर्पण क्या होता है, तो वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर होती है, उसे क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं। क्लियर हुआ। और एक बात ध्यान रहे, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक होती है। यहां से क्लियर हो गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण फिर से सुनेंगे, अवतल दर्पण क्या होता है मेरे भाई, तो अवतल दर्पण वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसी हुई रहती है, उसे बोलते हैं अवतल दर्पण। क्लियर। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो क्या होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो ऋणात्मक होती है, यानी माइनस में होती है। क्लियर हो गया। अब आप लोगों से यहां से गए तो अब देखिए ये अवतल दर्पण के बारे में हो गया। अवतल दर्पण के एक और दर्पण के नाम से बोलते हैं, उसका नाम होगा अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण के एक और नाम होता है, उसका नाम क्या होता है, अभिसारी दर्पण। और आगे हम लोग का इसका प्रयोग पढ़ने वाले हैं और इसका अंतर भी पढ़ने वाले हैं, तो आप बने रहेंगे। अब चलते हैं उत्तल दर्पण। तो अब उत्तल दर्पण का डिफिनेशन आपको बोलना है। तो उत्तल दर्पण क्या होता है, वैसा दर्पण उसका परावर्तक सतह ऊपर की ओर उठी हुई रहती है, यानी उभरी हुई रहती है, उसे बोलते हैं उत्तल दर्पण। फिर से सुनिएगा, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, क्वेश्चन आएगा कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, या क्वेश्चन टीचर पूछेगा उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि उत्तल दर्पण वैसा दर्पण होता है जिसकी परावर्तक सतह ऊपर की ओर उभरी हुई रहती है, उसे बोलते हैं उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, तो धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। यहां तक क्लियर हो गया। और उत्तल दर्पण को हम लोग कौन से दर्पण बोलते हैं, तो उत्तल दर्पण के एक और नाम होता है, उसका नाम होता है अपसारी दर्पण। उत्तल दर्पण कौन से नाम से बोलते हैं, अपसारी दर्पण। तो आप समझ चुके होंगे अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, और दर्पण के प्रकार भी समझ चुके होंगे। क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं दर्पण का उपयोग पर। तो दर्पण का उपयोग पढ़ेंगे हम लोग। तो दर्पण के यहां से पूछेगा उपयोग बताने के लिए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का दोनों का प्रयोग पूछने के लिए बोलेगा, उपयोग बोलेगा। तो आपको यहां से क्वेश्चन को याद करना है, बढ़िया से रिवाइज करना है। आप लोगों से यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा और पूरे टॉपिकों को जानना है कि कहां से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब क्लियर हो जाएगा। अब देखिए दर्पण का उपयोग। तो दर्पण कितने हुए, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होंगे। कौन कौन, अवतल उत्तल। तो अवतल का ही और उत्तल का ही पूछने वाला है, क्या उपयोग पूछेगा। तो सबसे पहले नंबर हम लोग बात करेंगे अवतल दर्पण का। तो ये हमारा हो जाएगा अवतल दर्पण। ये जब देख रहे हैं अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण जिन जिन बालकों को ये उतारना है उतार सकते हैं, इसलिए मैं लिख चुका हूं कि आप लोग समझिए, रिवीजन क्लास आप लोगों का हो रहा है। अवतल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में होता है। यानी हम लोग देखते हैं बाल ओल कटवाते हैं तो वहां पर हम लोग का चेहरा के सामने जो रहता है वही अवतल दर्पण है। यानी हम लोग का मतलब चेहरे वहरे देखने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो हजामती दर्पण का उपयोग करते हैं, उसी को हजामती बोलते हैं, यानी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। रोगियों के कान, नाक तथा गले इत्यादि की जांच में किसका प्रयोग करते हैं, रोगियों के कान, नाक तथा गले की इत्यादि की जांच में किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। गाड़ियों के अग्रदीपों के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, गाड़ियों के अग्रदीपों के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और सोलर कुकर में किसका प्रयोग करते हैं मेरे भाई, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन उठेगा कि अवतल दर्पण का प्रयोग कहां कहां होता है, तो आपको बताना है अवतल दर्पण का प्रयोग कहां कहां होता है। तो सबसे पहले नंबर अवतल दर्पण का प्रयोग आपको बताना है हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। दूसरा नंबर बात करते हैं बस, बस गाड़ी, ये सब जितने होते हैं ना, बस गाड़ी आदि होते हैं, इनके अग्रदीपों में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला नंबर बात करते हैं तो जो डॉक्टर होते हैं ना, नाक गले आदि की जांच में करते हैं। देखिए लिखिए यहाँ पर, रोगियों के कान, नाक तथा गले इत्यादि की जांच में किया जाता है। रोगियों के कान, नाक, गले इत्यादि की जांच में किसका प्रयोग किया था, अवतल दर्पण का प्रयोग किया। आपको यहाँ से याद होना चाहिए
अगला नंबर सोलर कुकर के बड़े बड़े बात करें सोलर कुकरों में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो सोलर कुकर में किसका प्रयोग करते हैं, सोलर कुकर में तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग यहां से बताएंगे अवतल दर्पण का प्रयोग को बताएं तो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले नंबर बोलेंगे हजामती दर्पणों के रूप में किसका प्रयोग होता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। रोगियों के कान, नाक, गले इत्यादि की जांच में किसका प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सोलर कुकर में किसका प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम लोगों से पूछेंगे तो बस, गाड़ी, कार आदि के अग्र दीपों में किसका प्रयोग होता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। यह तक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला नंबर में हम लोग चलते हैं उत्तल दर्पण के लिए। ये जो देख रहे हैं यहाँ से नीचे वाला टॉपिक ये वाला, ये उत्तल दर्पण का उपयोग है। ये उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग लिखने वाले हैं। तो उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होगा, तो पहला उत्तल दर्पण का उपयोग सड़क या गली के स्ट्रीट लाइट के रूप में किया जाता है और मोटर, ट्रक, बस इत्यादि के साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले नंबर हम लोग का उत्तल दर्पण का प्रयोग पूछा जाएगा, तो आपको बताना है उत्तल दर्पण का प्रयोग। तो सड़क, गली के स्ट्रीट लाइट जो होती है उसमें किसका प्रयोग होता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। दूसरा नंबर अगर बात पूछें, जो गाड़ी होती है, गाड़ी उसके साइड मिरर, जो पीछे के दृश्य हम लोग देखते हैं साइड मिरर के रूप में, वहां पर किसका प्रयोग होता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा दर्पण में हम लोग किसका प्रयोग बताएंगे, अवतल और उत्तल दर्पण में किसका प्रयोग बताना है। तो आप लोग यहां पर बोर्ड पर लिखा हुआ है, उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अवतल दर्पण और यहां पर उत्तल दर्पण का उपयोग में। अगला नंबर हम लोग चलते हैं यहां से, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर आपसे पूछेगा। यहां से क्वेश्चन आपको एगो पक्का देखने को मिलेगा। हम लोग डिफरेंशिएशन भी जान गए और दर्पण का उपयोग भी जान गए, और यहां पर दर्पण, दोनों दर्पण अवतल और उत्तल दर्पणों का हम लोग अंतर देखेंगे। तो यहां से जब पूछेगा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को अंतर को लिखे, तो सबसे पहले नंबर अवतल दर्पण का प्रवर्तक सतह अंदर की ओर होती है। अभी अगले डिफिनेशन में पढ़े होंगे कि अवतल दर्पण वैसा दर्पण होता है जिसका प्रवर्तक सतह अंदर की ओर होता है, उसे क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं। और यहां पर उत्तल दर्पण के बारे में बताया गया था, वैसा दर्पण जिसकी प्रवर्तक सतह उभरी हुई रहती है यानी उठी हुई रहती है, उसको क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं। दो को तो डिफिनेशन में ही हो गया। दूसरा नंबर अगर बात करते हैं तो अवतल दर्पण को कौन सा दर्पण हम बोले थे, तो अभिसारी दर्पण बोले थे, और उत्तल को कौन से बोलते हैं, तो अपसारी। तो आपको यहां से याद करना, इस क्लास को, वीडियो को देख कर आपको याद हो जाना चाहिए, उस तरीके से आप देखिए। यहां पर हम लोग बात करते हैं अवतल दर्पण का उत्तल दर्पण का अंतर में। तो अवतल दर्पण की प्रवर्तक सतह अंदर की ओर रहती है, एक पहला नंबर तो हो गया अंतर। दूसरा नंबर उत्तल दर्पण की प्रवर्तक सतह उभरी रहती है। तीसरा नंबर बात करें, इसकी फोकस जो होती है ना वास्तविक होती है। अवतल दर्पण की जो फोकस होती है वास्तविक होती है, आपको याद होना चाहिए। अवतल दर्पण की फोकस क्या होती है, वास्तविक होती है। और जो उत्तल की जो बात करें, इसकी फोकस वास्तविक होती है। इस पर बात करें, यह जो होता है यह प्रतिबिंब वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के बनाता है। अवतल के बात करें, यह प्रतिबिंब वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के बनाता है, लेकिन उत्तल में चलते हैं तो यह केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। बात करें उत्तल, तो उत्तल सिर्फ केवल और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण करता है, लेकिन अवतल जो है ना, अवतल जो बात करें वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण करता है। अगला नंबर बात करते हैं अवतल में, तो इसके द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से बड़ा या छोटा या बराबर होता है। इसका कह रहा है कि इसका प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा बनता है। अब यहां से आपको एक बार और समझना है। अवतल दर्पण में आपको तो दो को क्लियर हो गया कि पहला जो पूछेगा अंतर, तो आपको बताना है जिसकी प्रवर्तक सतह अंदर की ओर होती है, और उत्तल में बोलना है कि प्रवर्तक सतह उभरी हुई रहती है यानी उठी हुई रहती है। दूसरा नंबर अगर आपको बात पूछा जाए कि इसकी फोकस वास्तविक होती है, और यहाँ से बात करें कि इसकी जो फोकस दूरी होती है यहाँ पर भी वास्तविक कह रहा है। इसके बाद में कह रहा है कि यह प्रतिबिंब। अब बात करें अवतल दर्पण का प्रतिबिंब, तो अवतल दर्पण का प्रतिबिंब वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के बनाता है। किसका, अवतल दर्पण के जो प्रतिबिंब बात करें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के, और उत्तल दर्पण की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ यह क्या करेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण करता है। कौन, उत्तल काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण करता है। इतना क्लियर हो रहा होगा। तीसरा नंबर अगर बात करते हैं, इसके द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से बड़ा या छोटा हो सकता है। यानी बात करें अवतल दर्पण का जो बना प्रतिबिंब होता है यह वस्तु से छोटा या बड़ा या उसके बराबर हो सकता है, लेकिन बात करते हैं इसका प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा होता है। किसका, उत्तल के बात करें उसका प्रतिबिंब बना जो प्रतिबिंब होता है वस्तु के आकार से छोटा होता है, ये उत्तल होता है। नंबर बात करें अवतल दर्पण, इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को कौन सा दर्पण बोलते हैं, तो अभिसारी दर्पण बोलते हैं। अवतल दर्पण को क्या बोलते हैं, अपसारी दर्पण बोलते हैं। तो इतना तक क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं चिन्ह पारीपट्टी में। तो आप लोग यहाँ से देखिएगा चिन्ह पारीपट्टी, ये आपको क्लियर हो गया। दर्पण के अंदर्पण के बारे में पूरे क्वेश्चन यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं, और एक भी टॉपिक छूटा नहीं है मेरे भाई, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। तीसरा नंबर पारीपट्टी क्या होता है, आप यहाँ से देखिएगा चिन्ह पारीपट्टी से आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। सबसे पहले नंबर चिन्ह पारीपट्टी क्या होता है, गोलीय दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कभी दर्पण के आगे तो कभी दर्पण के पीछे बनता है। इन स्थितियों में अंतर स्पष्ट करने के लिए एक पारीपट्टी आवश्यकता होती है, जिसे क्या बोलते हैं,
चीन परिपट्टी बोलते हैं। तो आपको याद इस तरीका से करना है, गोलीय दर्पण, जो गोलीय दर्पण देखे हैं अवतल और उत्तल, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक बात की है अवतल और एक बात की है उत्तल। तो अवतल और उत्तल में जब हम लोग प्रतिबिंब बन रहा था, जो उसकी वस्तु को रख रहे थे तो उसका प्रतिबिंब जहां पर बन रहा था तो कभी प्रतिबिंब आगे बनेगा कभी पीछे बनेगा, उस दोनों को अंतर स्पष्ट करने के लिए हम लोग जिस परिपट्टी का इस्तेमाल करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, चीन परिपट्टी बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा चीन परिपट्टी क्या होता है, गोलीय दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कभी दर्पण के आगे तो कभी दर्पण के पीछे बनता है। इन स्थितियों में अंतर स्पष्ट करने के लिए एक परिपट्टी की आवश्यकता होती है जिसे चीन परिपट्टी कहते हैं। यानी आपको यहां पर समझना है कि जब हम लोग गोलीय दर्पण देख रहे थे, गोलीय दर्पण दो प्रकार के, अवतल और दर्पण के। गोलीय दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब, यानी गोलीय दर्पण जो हुआ दो टाइप में हुआ था, एक अवतल और एक उत्तल हुआ था। तो उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है तो उसके द्वारा दो स्थिति में प्रतिबिंब बनेगा, एक आगे बनता है, दर्पण के एक आगे बनता था और एक दर्पण के पीछे बनता था। तो दर्पण को आगे और पीछे बनने के लिए हम लोग दोनों के अंतर स्पष्ट करने के लिए कौन दर्पण है, उस अंतर को स्पष्ट करने के लिए जिस परिपट्टी का इस्तेमाल करते हैं उसे क्या बोलते हैं, चीन परिपट्टी बोलते हैं। तो आपको याद होना चाहिए। और इसका नियम है कि जो हम लोग कैसे पता चलेगा, तो इसका नियम, एक नियम यहां पर है कि नियम ध्रुव के मूल बिंदु मानकर सभी दूरियां मापी जाती है। यानी जो बात करें दर्पण में ध्रुव जो होता है, ध्रुव से ध्रुव को मूल बिंदु मापकर, ध्रुव को मूल बिंदु मापकर सभी की सभी दूरियां मापी जाती है। पहला ये नंबर है कि ध्रुव को ही अगर मूल बिंदु मारकर सभी की सभी दूरियां मापी जाती है। दूसरा नंबर, आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है। देखिए दूसरा नंबर, आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। और तीसरा नंबर बात करें, आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में मापी गई क्या होती है, ऋणात्मक होती है। आपको यहां से याद करना है, मुख्य अक्ष के ऊपर लंबवत सभी दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, और मुख्य अक्ष के नीचे लंबवत सभी की सभी दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो आपके इसका नियम जो चीन परिपट्टी में है, हम लोग जो समझते हैं ऑफलाइन के बैचों में मैं आप लोगों को समझा चुका हूं और पूरे का पूरा मतलब सिद्ध भी हो चुका है मेरे भाई। तो आप लोग वहां से क्लास में नोट्स देख सकते हैं और वहां से आप याद कर सकते हैं। ये पूरा के पूरे क्लास यहाँ पे मेन आपको टॉपिक लिखवाया गया है जो एग्जाम में महत्वपूर्ण है, आने लायक है। देखिए पहला नियम है, ध्रुव को मूल बिंदु मानकर, ध्रुव को मूल बिंदु मानकर सभी की सभी दूरियां क्या की जाती है, मापी जाती है। दूसरा नंबर अगर बात करते हैं, आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी, आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी सभी की सभी क्या होती है, धनात्मक होती है। आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में, आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में मापी गई दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। और बात करें मुख्य अक्ष के ऊपर लंबवत की मापी गई दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। और बात करें मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर मापी गई दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। आप यहां से देख सकते हैं चारों पांचों के पांचों यहां पर इसका नियम लिखवा चुके हैं। अगला नंबर आपको यहां से समझना है, बहुत बढ़िया से एक बात को ध्यान देना है। दर्पण पूछेगा, अवतल दर्पण में क्या होता है, अवतल दर्पण की जो वस्तु दूरी होती है वो क्या होती है। यहां से बहुत क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपको यहां पर न्यूमेरिकल में क्वेश्चन फंसाता है, तो यहां से समझना है अवतल दर्पण की जो वस्तु दूरी होती है क्या होती है, तो ऋणात्मक होती है, हमेशा ऋणात्मक होती है। और बात करें उत्तल दर्पण की वस्तु दूरी क्या होती है, तो ये भी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अब देखिए प्रतिबिंब की दूरी में देखिए दो स्थिति बनने वाला है, माइनस और प्लस। यहां पर समझिएगा अवतल दर्पण की अगर बात करें प्रतिबिंब, तो देखिए कभी माइनस तो कभी प्लस बनता है, ठीक है। तो कब माइनस बनता है कब प्लस बनता है, तो आपको यहां पर समझना है। जब बात करें वस्तु की जो दूरी होगी, वस्तु वैल्यू जो होती है अधिक होती है किसके, फोकस दूरी के वैल्यू से, तो वहां पर उसका चिन्ह क्या होता है, ऋणात्मक हो जाता है। और जब बात करते हैं जो वस्तु की दूरी के जो वैल्यू होता है, न्यूमेरिकल में बात करते हैं वस्तु की दूरी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, फोकस दूरी से छोटी हो जाती है, तो यहां पर क्या स्थिति हो जाती है, उसको प्लस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तीसरा नंबर बात करें फोकस दूरी किसकी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। और इसकी वक्रता त्रिज्या जो होती है वो भी हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ये बातों को ध्यान देना है, याद करना है। अवतल दर्पण की वस्तु दूरी, ठीक, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या तीनों की तीनों ऋणात्मक होती है। यहां तक कि इसकी जो प्रतिबिंब दूरी होती है वो भी एक ऋणात्मक होती है, लेकिन किस स्थिति में, जब वस्तु दूरी बड़ी होनी चाहिए फोकस दूरी से। जब वैल्यू आप न्यूमेरिकल बनाएंगे तो उसमें आपको वस्तु की दूरी दे देगा और फोकस दूरी दे देगा, उसके बाद आपसे पूछ देगा कि बताइए बस यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा, तो उस स्थिति में ये क्वेश्चन मतलब वहां पर अप्लाई होगा। ये आपको ध्यान देना है कि वस्तु दूरी हमेशा क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए किससे, फोकस दूरी से, तब इस स्थिति में क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अन्यथा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब वस्तु दूरी हमेशा छोटी होती है किससे, फोकस दूरी से, तो इसको याद रखना। उत्तल दर्पण की वस्तु दूरी क्या होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, माइनस में। प्रतिबिंब दूरी हमेशा क्या होता है, प्लस में, और फोकस दूरी प्लस, और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, प्लस में। तो आपको एक बार रिपीट करना है कि उत्तल दर्पण की जो खाली बस वस्तु दूरी होती है ये ऋणात्मक होती है, बाकी प्रतिबिंब दूरी, उसके बाद में हम लोग बात करें फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या सभी के सभी क्या होती है, धनात्मक होती है। इतना आपको याद करना है। अगला नंबर आपसे पूछता है कि दर्पण सूत्र क्या होता है, तो दर्पण सूत्र लिखा गया 1/v 1/v + 1/u = 1/f।
अब आपको यहाँ से याद करना है कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से दर्पण का फॉर्मूला क्या है। कभी कभी ये जो है u को इधर कर लेता है, v को उधर कर लेता है, तो ये दिक्कत हो जाता है। अगला नंबर में यहाँ पर माइनस दे देगा तो भी गलती हो जाएगा। तो सूत्र, दर्पण का सूत्र आप यहाँ से देख सकते हैं। दर्पण सूत्र है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, जहाँ v प्रतिबिंब दूरी, u वस्तु दूरी, चाहे f क्या हो जाएगा, फोकस दूरी हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन लिखवाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आवर्धन इसको बोलते हैं आवर्धन। और ये आवर्धन क्या होता है तो आप यहां पर समझेंगे। आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। आपका आवर्धन याद हो जाना चाहिए। आवर्धन में कुछ नहीं है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बात करें वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। ठीक है, अब यहां से देखिए आवर्धन को हम लोग किससे बोलते हैं, इंग्लिश में मैग्निफिकेशन बोलते हैं। और उसको मैग्निफिकेशन के चलते हम लोग इसका किससे शो करते हैं, इसको सूचित हम लोग एम से करते हैं। किसे, स्मॉल एम से सूचित किया जाता है। और बात करें आवर्धन बराबर, तो आपका एक फार्मूला बनेगा आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में बीम की ऊंचाई बनेगा। क्या बनेगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में बीम की ऊंचाई, या हम लोग बोल सकते हैं m बराबर h2/h1, जहां h2 जो होगा हम लोग का प्रतिबिंब की ऊंचाई और h1 जो होगा वो वस्तु की ऊंचाई हो जाएगी। क्लियर हो रहा है इतना तक? तो इसको उतारना चाहे तो उतार सकते हैं। यानी आवर्धन यहां से यहां तक आपको क्लियर हो चुका है। और पूरे क्लास को एक बार पूरा रिपीट कीजिए। पूरे जितने चैप्टर नंबर 1 प्रकाश से आने वाले थे, मैं मेरे भाई सभी क्लासों को मैं आप लोगों को इस बीच में दे दिया हूं, तो आप लोग इसको रिपीट करें। आप लोग यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पक्का आप लोगों से निकल कर आने वाला है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करें और बढ़िया से करें। अवतल दर्पण का उपयोग, इसका अवतल दर्पण में अंतर और दर्पण क्या होता है, ये सब चीज़ों को पढ़ें। मैं आप लोगों को इसी प्रकार से छोटे छोटे मतलब कि लिख करके वीडियो को मैं लेकर आने मतलब आता रहूंगा। और आप लोग का मेन क्वेश्चन जो है एग्जाम से रिलेटेड मैं आप लोगों के बीच लेकर आते रहूंगा। क्वेश्चन देखने वाले हैं सबके सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और जितने भी आप क्वेश्चन देखेंगे सबके सब मैट्रिक एग्जाम के लिए मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर हर एक ऑब्जेक्टिव लेकर आने वाला हूँ, जो कि बिहार मॉडल से आप देखने को मिलेगा। यानी जो ये क्लास आप लोगों को मिलेगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेशल क्लास आप लोगों के लिए है। मैं अपने से कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों का हर एक टॉपिक में दे सकूँ जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो मेरे बच्चे हैं ऑनलाइन वाले क्लास या ऑफलाइन वाले क्लास, उन लोगों के लिए। ठीक है, तो ये जितने भी क्लास देख रहे हैं हम लोग का रिवीजन के, कि ये जितने भी क्लास होगा एक क्लास में हम लोग का कंबाइंड सब मिलेगा देखने को, और वहां से हम लोग अपनी क्लास को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा प्रयास ये है कि जितने भी टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, और जितने भी ऑफलाइन या ऑनलाइन से जितने भी ऑफलाइन वाले क्लास में तो मैं रिवीजन करवा ही रहा हूं मेरे भाई। तो उसमें कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो कि हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, यानी उसमें से कुछ छूट जाता है, या कुछ छूटने के बाद या कुछ बच्चे होते हैं कुछ भूल जाते हैं वहां पर। लेकिन ऑनलाइन वाली क्लास जब भी जो फिलहाल चल रहा है, ये जो इसमें मैं आप लोगों को जो भी टॉपिक देने वाला हूं, आप लोग उसको देखिएगा ध्यान से। उसके बाद देखने के बाद जितने भी क्लास देखिएगा आप लोगों, इसको आप लोग जितने भी टॉपिक है, मैं आप लोगों का सबसे पहले नंबर मैं थ्योरी दे चुका हूं। उस थ्योरी को आप लोग देखिएगा, उस थ्योरी का आप लोग देख रहे होंगे। थ्योरी जितने भी मैं थ्योरी आप लोगों को पीछे बता चुका हूं, उस सभी के सभी थ्योरी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और जो थ्योरी जो आप लोगों के लिए होंगे बहुत ही खास होने वाले हैं मेरे भाई। अब थ्योरी के माध्यम से पूरे थ्योरी में आप लोगों का इस क्लास में दे चुका हूं, और वहां से आप लोगों का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को सिर्फ एक बार क्लास को देखना है। आई प्रॉमिस आप लोगों को क्लास देखने से याद हो जाएगा मेरे भाई। तो आप लोग बस विश्वास करके मेरे पर बने रहे और देखते रहे क्लास को एक बार, और शुरू से अंत तक लगे रहेंगे। अब देखिए मैं आप लोगों के बीच मैं बिहार मॉडल जो पेपर था सोल्यूशन चैप्टर नंबर 5 और 5 को कंप्लीट करवा चुका हूं। उसके बाद मैं आप लोगों का अलग से चैप्टर लेकर आने वाला हूं। हाल हम लोग का शुरू से साइंस में हर एक चैप्टरों को लेकर चलेंगे। तो आपने यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन होंगे हम लोग का फिजिक्स के सभी टॉपिकों को देखने वाले हैं। और उसमें ऐसे नहीं, वहां से हम लोग 5 नंबर वाला क्वेश्चन, 2 नंबर वाला क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को हम लोग पकड़ने वाले हैं। तो मेरे भाई आप लोग अच्छे से बने रहे क्लास में, और आप लोग को शुरू से अंत तक आपको क्लास में बने रहना है। आप लोग को बहुत टॉपिक अच्छे से समझ में आने वाला है, और बहुत ही क्लास बेहतरीन तरीके से होने वाला है। तो आप लोग बने रहेंगे बहुत शुरू से अंत तक, और इस क्लास को आप सिर्फ देखिएगा, देखकर आपको सुनना है, सुनने के बाद आपको माइंड में करना है। एक बार सुनिएगा, उसके बाद में अपने क्लास इस सब क्लास को सुनकर एक बार अपने को याद करना है, दोहराना है। आपको पूरे कंप्लीट क्लास हो जाएगा, और आपको एक भी नंबर नहीं छूटने वाला है फिजिक्स से। आई प्रॉमिस, ये मेरा वादा है आप लोगों से। बस आपको बनकर रहना है, बनकर शुरू से अंत तक क्लास को देखना है, बाकी मेरे ऊपर छोड़ना है। तो मैं आप लोगों को जितने भी थ्योरी दिया हूं मेरे भाई, आप उसको देखते रहिए कि आप लोगों का सब क्लियर होने वाला है। तो हम लोग चलते हैं बिना देरी किए इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। जितना भी आप लोगों को थ्योरी दे चुके हैं, उस सभी थ्योरियों में से हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले नंबर बात करते हैं हम लोग का, निम्न में से किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होती है। यहाँ से हम लोग का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हम लोग का ये है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है।
आपके पास ऑप्शन है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण और इनमें से कोई नहीं। तो मेरे भाई सबसे पहले नंबर आप लोगों से दर्पण के बारे में यहाँ पर समझना है। दर्पण के थ्योरी में दे दिया हूँ, उस थ्योरी को बढ़िया से समझिएगा, क्लास को एक बार देख लीजिएगा। और आप लोग थ्योरी को देखे होंगे पीछे के जो मेरे भाई, उनको क्लियर हो गया होगा कि दर्पण में इसमें कह रहा है कि किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। और क्वेश्चन यहां से पक्का आपको देने वाला है। बात करें दर्पण के लिए, तो दर्पण क्या होता है मेरे भाई? दर्पण को अगर बात करें पढ़ने के लिए तो हम लोग गोलीय दर्पण पढ़ते हैं, और गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटा गया है, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण, ठीक। और उसके अलावा एक और दर्पण होता है, अगर बात करें दर्पण को, तो दर्पण को तीन भागों में बांटा गया है। उसका नाम समतल दर्पण होता है, दूसरा का नाम गोलीय दर्पण होता है, और एक का नाम परवलयिक दर्पण होता है, ठीक है। तो ये तीनों दर्पणों को अलग अलग कंबाइन कर दिया है, अलग अलग खंडित किया गया है, तो उसमें से एक गोलीय दर्पण आता है। तो गोलीय दर्पणों को दो भागों में बांटा गया है। फिर से सुनिएगा, दर्पण को अगर बात करें, दर्पण को तीन भाग, दर्पण कितने होते हैं? तो दर्पण तीन प्रकार के होंगे। एक का नाम समतल दर्पण होता है, ठीक, वो अलग हो गया, समतल दर्पण होता है। दूसरा नाम होता है गोलीय दर्पण, तीसरा होता है परवलयिक दर्पण। तो समतल दर्पण और परवलयिक दर्पण दोनों अलग अलग है। लेकिन बात करें गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण को दो भागों में बांट दिया गया है। गोलीय दर्पण को दो प्रकार, मुख्य रूप से दो प्रकार है, एक का नाम अवतल दर्पण, एक का नाम है उत्तल दर्पण। तो बात करें अवतल दर्पण, वैसा दर्पण जो अंदर की ओर धंसी हुई रहती है उसको बोलते हैं अवतल दर्पण। वह दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह ऊपर की ओर उठी हुई रहती है उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। यानी आपको याद करना यहां से दर्पण के प्रकार। तो गोलीय दर्पण होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के, एक के नाम होता है उसका अवतल दर्पण, एक के नाम होता है उसका उत्तल दर्पण, ठीक। अवतल दर्पण जो होते हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो अवतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह अंदर की ओर धंसी रहती है उसे बोलते हैं अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसकी प्रवर्तक सतह ऊपर की ओर उठी हुई रहती है उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। अब यहां से क्वेश्चन आपको निकल के आएगा कि किस, मतलब बात करेंगे दोनों दर्पणों में से, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो होती है ऋणात्मक। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो होती है ऋणात्मक, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है धनात्मक। तो आप यहां से क्वेश्चन को क्लियर कर लीजिए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो अब अभी आप पढ़े हैं कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है मेरे भाई? धनात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अब आपको यहां से याद कर लेना है अच्छे से कि उत्तल दर्पण जो होता है ना, उसकी फोकस दूरी क्या होती है? तो मेरे भाई वो धनात्मक होती है, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो ऋणात्मक होती है। क्लियर हुआ? अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर का तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ा होता है। निम्न का ऑप्शन देखना है, किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ा है? आप ऑप्शन को देखकर कमेंट बॉक्स में बताएंगे मेरे भाई कि इसका रंग क्या होगा। तो मैं बात करूं सबसे पहले नंबर, सबसे बड़ा तरंग दैर्ध्य किसका होता है? तो लाल रंग का सबसे बड़ा होता है। तो आप यहां से ऑप्शन बांट सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए लाल विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ा होता है? तो लाल रंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर पड़ता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर पड़ता है? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा रेटिना। तो आप लोग इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर जो हम लोग का ये क्या बोलते हैं, आंख है, आंख का मतलब आंख वाला हम लोग चैप्टर है, तो इसको थोड़ा सा देख लेंगे। अब बात करें यदि एक प्रिज्म से एक वर्णिक किरण गुजरे तो इसका क्या क्या नहीं होगा? क्वेश्चन है यदि एक प्रिज्म से एक वर्णिक किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा? तो आप जानते हैं कि प्रिज्म से एक वर्णिक किरण को गुजारते हैं तो इनमें से अपवर्तन नहीं होता है, विचलन नहीं होता है। जब अपवर्तन और विचलन नहीं होगा तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ण विक्षेपण इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ण विक्षेपण विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है 5वां नंबर, स्विच लगाए जाते हैं। क्वेश्चन है स्विच लगाए जाते हैं। तो आपको यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि स्विच लगाए जाते हैं, आप ऑप्शन देखकर बताइए। तो स्विच की बात करें तो वियोजित तार तो होता है, अर्थिंग होता है ठंडे तार में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? स्विच लगाए जाते हैं तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गर्म तार विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर चलते हैं, जूल प्रति कूलम कहलाता क्या है? जूल प्रति कूलम को क्या कहते हैं? तो जूल प्रति कूलम को हम लोग क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना कहलाता क्या है? अपवर्तनांक का रंग निम्न में से मतलब कि निर्भर करना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ण विक्षेपण विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चुंबकीय क्षेत्र के एसआई मात्रक क्या है? आपको बताना है चुंबकीय क्षेत्र के एसआई मात्रक क्या होता है। तो आप लोग हमको बताएंगे कि चुंबकीय क्षेत्र के एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन है टेस्ला, फेराड, वेबर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र के एसआई मात्रक, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह है? आपको बताना है ऑप्शन को देखकर कि निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह है। तो मेरे भाई ऑप्शन को आप देखकर कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। आप ऑप्शन देख लीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
बताइए जल्दी फास्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, COOH होता है। निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होता है, आपको ही बताना है क्वेश्चन को। निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होता है, तो जल्दी बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। निम्नलिखित में किसके कारण अम्लीय वर्षा होता है, तो आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन गैस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन अम्लगम है। क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन अम्लगम है। तो मेरे भाई आप ऑप्शन को देखकर कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम एंड बात करें मरकरी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन को जितने भी आप लगाए हैं ये सबके सब उस थ्योरी का एक पार्ट था। तो बताइए 11 में से आप लोगों को क्या इन लोग क्लियर हो रहा है, क्या आपको क्लास अच्छा लग रहा है मेरे भाई, तो बताएंगे कमेंट बॉक्स में जरूर। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करें और बढ़िया से रहें, खुश रहें, मस्त रहें। मिलते हैं नए क्लास में। जय हिंद, जय भारत।